वेलकम टू टार्क विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में यानी वीडियो का यह जो अंक है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम रोग एवं उपचार संबंधी जो बेसिक कंसेप्ट था उस पर आधारित वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर रोग एवं उपचार पर आधारित जो यह वीडियो है यानी पार्ट 2 है, यह PYQ बेस्ड है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक, उस पर आधारित ये वीडियो है। और यह प्रासंगिक है या उल्लेखनीय है कि अब तक 10 वर्षों में इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अतः यह टॉपिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं रोग एवं उपचार। पहला इसमें है विषाणु जनित रोग या वायरस संबंधी जो डिजीज है उसको देखते हैं। इसमें जो है विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो विषाणु जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वह वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्जन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी वर्जन इसमें कम पूछा जाता है। विषाणु जीवित कोशिका में युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ये नोटेड पॉइंट है कि जीवाणु भोजी भी होते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों यथा चेचक, गिनी वर्म रोग तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी चेचक जो मुक्त भारत घोषित किया गया अप्रैल 1977 में, और फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग से मुक्त देश घोषित किया गया, और 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद चेचक वेरिओला नामक विषाणु से होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विषाणु का नाम, जो कि आर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है, एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र आदि इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट है पोलियो एक संक्रामक रोग है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो मेटालाइटिस विषाणु से होता है। इस विषाणु का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोलियो जिस विषाणु से होता है उसका नाम पोलियो मेटालाइटिस है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग, जो पोलियो से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। पोलियो मेटाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उससे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं और पक्षघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो के टीके यानी पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में की थी। बाद में एल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की जो पोलियो रोग की रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में वाइवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राइवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणुओं टाइप 1, 2 एवं 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया। नेक्स्ट है राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। नोटेड पॉइंट है कि राइनो वायरस जो रोगाणु है सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता था। इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर, आंख व नाक से पानी गिरता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपा DNA वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन होती है। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसे गलशुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है रेबीज एवं हर्पिस रोग भी विषाणु के कारण होता है। रेबीज प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता था। इसमें मानव में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से जो भय लगता है, यानी पानी से जो भय उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया था अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से मस्तिष्क मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। यानी मेनिंजाइटिस वायरस जो है या बैक्टीरिया था अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से मस्तिष्क मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू को जो है हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडिज इजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टस व ल्यूकेट क्यूलेक्स फाइटिंगेंस नामक मच्छर से फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडिज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट है एडिज एल्बोपिक्टस
जिसे टाइगर मच्छर के नाम जाना जाता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकुनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडिज एल्बोपिक्टस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे टाइगर मच्छर के नाम जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। यह पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकुनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है ये वायरस, सॉरी यह मच्छर। नेक्स्ट है जापानी एन्फ्लाइटिस रोग का कारक फ्लैविवी राइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। रेट्रोवायरस समूह का यह रोग एचआईवी द्वारा होता है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमित माता से अपरा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों व रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। विश्व में एचआईवी के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी का सी उप प्रकार प्रभावी है। चार्ल्स गैलो ने HTLV थर्ड ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की खोज की। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लांट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लांट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी नोटेड पॉइंट है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र जनसंख्या के अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एंडेमिक किसे कहते हैं। तो जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय तेज फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है। ये एग्जाम पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान देना है। मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जोनोटिक बीमारी है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। अर्थात ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है उसे जोनोटिक बीमारी कहते हैं। अब इस पर आधारित जो है PYQ देखते हैं या शब्द प्रश्न कोश को देखते हैं, इस पर आधारित किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पहला इसमें है, कुछ है थोड़े बहुत देखेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर आधारित क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें पहला है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है। इसका आंसर डी है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। व्याख्या देखते हैं तो इसको हालांकि ऊपर हम देख चुके हैं, लेकिन इसकी व्याख्या देखें तो जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत है, इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए पाया जाता है। डीएनए या आरएनए पाया जाता है। सेकंड, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? इसका आंसर भी है यानी डेंगू। इसकी व्याख्या देखते हैं, डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों ज्वाइंट्स में भयंकर पीड़ा था, तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु वायरस से संक्रमित होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिज एल्बोपिक्टस था एडिज इजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेंगू को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इसका आंसर ए है, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। इसकी व्याख्या ऊपर की व्याख्या से संबंधित है। नेक्स्ट चौथा है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसकी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसकी व्याख्या देखें तो डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। नेक्स्ट पांचवा है, पीला बुखार के द्वारा फैलता है। इसका आंसर डी है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है, अर्थात वायु, जल, घरेलू मक्खी, ये कोई भी पीला बुखार के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी इसकी व्याख्या देखें तो पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक जो है एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडिज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें इबोला है एक। इसका आंसर भी है, प्राण घातक विषाणु या वायरस। इबोला प्राण घातक विषाणु जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी के रूप में ले चुका है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि पहली बार वर्ष 1976 में इबोला वायरस की पहचान की गई। नेक्स्ट देखते हैं, इबोला वायरस का नाम लिया गया है यानी इसका है एक नदी के नाम से। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी कांगो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बच कर रहें। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कालरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है। इससे बचाव करने के लिए खुद को सतर्क रहना ही उपाय है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरिया से संबंधित जो रोग उसको देखते हैं। तो इसमें है, जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक हैं। पौधों के अलावा जीवाणु मानव व पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया सबसे सरल एक कोष की आद्य जीव हैं। नोटेड पॉइंट है कि जीवाणु जो है या बैक्टीरिया जो है सबसे सरल एक कोष की आद्य जीव यानी सबसे प्राचीन जीव हैं। इस सर्वव्यापी कॉस्मोपोलिटन जीव हैं जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं में एवं पौधों पर वास करते हैं। रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग एवं उसके कारक जीवाणु के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे रोग है और जीवाणु यानी डिजीज और बैक्टीरिया। इसमें पहला हैजा है। हैजा जिसका फेमस नाम कॉलरा है। तो हैजा जो है इसके संबंधित जो जीवाणु का नाम है वह विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट प्लेग
इससे संबंधित जो जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट है कोढ़ या लेप्रोसी। इससे संबंधित जो बैक्टीरिया है वह है माइकोबैक्टीरियम लेप्री व माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस। नेक्स्ट है तपेदिक क्षय रोग या एचमा, जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इससे संबंधित जो बैक्टीरिया का नाम है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट है निमोनिया। इससे संबंधित जो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। टाइफाइड को देखें तो टाइफाइड से संबंधित जो बैक्टीरिया है वह है सैल्मोनेला टाइफी। और डिप्थीरिया संबंधी बैक्टीरिया का जो नाम है वह है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और सुजाक या गोरोनिया संबंधित जो बैक्टीरिया का नाम है वह है निसेरिया गोनोरी। नेक्स्ट है सिफिलिस जो रोग है वह ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी या कुकुर खांसी, इससे संबंधित जो बैक्टीरिया है वह हीमोफिलस परट्यूसिस या बोर्डेटेला परट्यूसिस। धनुष टंकार, लाकजा या टिटनेस, इसको 3 नामों से जाना जाता है। इसको धनुष टंकार भी कहा जाता है, लाकजा भी कहा जाता है, टिटनेस कहा जाता है। इससे संबंधित जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है वह है क्लासिस्ट्रीडियम टिटनी। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सैल्मोनेला बैसिलाई ये जो जीवाणु या बैक्टीरिया है इसके कारण जो होता है भोजन विषाक्त होता है, जहरीला हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग राड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। यह प्रायः संक्रमित जलता भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बाटुलिज्म रोग क्लासिट्रीडियम बाटुलिनस नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकुर खांसी तथा धनुष टंकार या टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। यानी इसमें जो है आपका डी से डिप्थीरिया है, पी से यानी आपका जो है काली खांसी या कुकुर खांसी होगी, और टी से जो होगा टिटनेस धनुष टंकार के बचाव हेतु डीपीटी का टीका दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणु जन्य हैं, जो क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस परट्यूटिस, बोर्डेटेला परट्यूसिस तथा क्लासिट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा दवाइयों यानी सल्फा ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। ये संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि आते हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रांटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी। प्रांटोसिल, सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी औषधियों का समूह जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरोफेनिकाल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इस पर आधारित कुछ पीवाईक्यू देखें तो इसमें पहला निम्नलिखित में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो इसमें है मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। इसका आंसर सी है। सी मीन्स 1 और 2 इसके सही हैं। 1 2 सही है, पहला इसका गलत है। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कार्डी नामक जीवाणु द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग जो होता है रोग कोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। कहने का आशय हुआ कि इसमें जो इसका आंसर सी है, 1 और 2 सही है, तीसरा इसका गलत है। एथलीट फुट जो होता है यह कवक के द्वारा होता है, वायरस या विषाणु द्वारा नहीं होता है। दूसरा पीवाईक्यू इसका तो भोजन विषाक्तता का कारण होता है। इसका आंसर बी है, यानी सैल्मोनेला बैसिलाई। इसका आंसर बी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग होती है। एक विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग राड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। तीसरा देखते हैं। तो भोजन का विषाक्त होना यानी बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? इसका आंसर सी है, यानी क्लासिट्रीडियम के कारण होता है। इसकी व्याख्या देखें, यानी इसका आंसर सी रहा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें है बाटुलिज्म रोग क्लासिट्रीडियम बाटुनिलम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। नेक्स्ट है चौथा, इसमें डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? इसकी व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसका आंसर सी है। सी मीन्स इसमें डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस है। यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशुओं को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखें पीवाईक्यू। तो निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके। इसमें जो दिया है पीलिया, इन्फ्लूजा, गलसुका, ये सभी जो वायरस जनित हैं, जबकि डी इसका आंत्रज्वर जो है यह वायरस से नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर डी रहा। इसकी व्याख्या है गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया था इन्फ्लूजा विषाणु जनित रोग हैं, जबकि आंत्रज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से या बैक्टीरिया से होता है। अर्थात आंत्रज्वर जो है यह बैक्टीरिया जनित है। शेष जो 3 है यह वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग को देखते हैं इसमें। तो इसमें कवक शब्द की उत्पत्ति, कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस यानी फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ
छत्रक अथवा मशरूम है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी कहलाता है। यानी जिसमें कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा माइकोलॉजी कहलाएगा। कवक पर्णहरिम रहित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा समूह की जीव है। इसमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। ये परजीवी यानी पैरासिस्टिक अथवा मृतोपजीवी होते हैं तथा इसमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका मानव शरीर से घनिष्ठ संबंध है। इसकी अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक व हानिकारक होती हैं। इसमें है एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। यह पदार्थ प्रायः एस्परजिलियस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होता है जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं। यानी ये सभी कवक के नाम हैं जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं। मानव शरीर में एस्परजिलोजिस नामक रोग एस्परजिलस की कुछ प्रजातियों यथा एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस तथा एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पन्न होता है। अर्गटाल्पस नामक रोग संदूषित अनाज को उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवकों द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को संक्रमित करती है, खास तौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। त्वचा का प्रदाह, गंजापन, कैंडिडाइसिस, जियोट्राइकोसिस आदि रोग कवकों द्वारा होते हैं। यानी ये सभी रोग के नाम हैं जो कवक द्वारा होते हैं। बहुत से कवक उदाहरणार्थ छत्रक, गुच्छी, लाइकोपर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी भोजन के रूप में कवक हैं जो प्रोटीन के मुख्य साधन है। किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक एगैरिकस छत्रक के बदले खा लिया जाए तो खाने वाले की मृत्यु हो जाती है क्योंकि एक जहरीला होता है। पीवाईक्यू देखें तो अर्गटाप्य उपभोग से होता है। ए संदूषित अन्न के। ISP 1998 का क्वेश्चन है। अर्गटाप्य नामक रोग संदूषित अनाज के उपयोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। एथलीट फुट बीमारी होती है, यानी ये फफूंद से होती है, इसके ऊपर हम देख चुके हैं। यानी फफूंद से ही है, फंगस से ही है। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा की मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासतौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संदूषित मृदा से होता है। देखते हैं तो नेक्स्ट यानी तीसरा है कौन सा रोग कवक के कारण होता है। इसका आंसर बी है, त्वचा का प्रदाह यह कवक कारण होता है, जबकि पीलिया हैजा यह कवक कारण नहीं होते हैं। पीलिया नहीं है, पोलियो रोग का कारक विषाणु या वायरस है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारक कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होता है। यानी नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित है। इसका आंसर डी है, गंजापन या बाल्डनेस, जबकि प्रत्युजता या एलर्जी, वर्णांधता, एड्स जो होता है वायरस से होता है। वर्णांधता आनुवंशिक रोग है। प्रत्युजता जो है यानी एलर्जी जो है कुछ वस्तुओं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाती है, यानी अति संवेदनशील हो जाती है और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अन्य परजीवी रोग। इससे संदर्भ में देखते हैं तो विषाणु, जीवाणु तथा कवक के अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लेटी हेलमिन्थीज व निमेटोडा समूह के परजीवी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक जीव हैं। मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है। नोटेड पॉइंट है, मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोष की प्रोटोजोआ जंतु कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो कि द्वितीयक पोषक यानी सेकेंडरी होस्ट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मलेरिया है वह मादा एनाफिलीज मच्छर कारण होता है जो द्वितीयक पोषक है, सेकेंडरी होस्ट है। ज्ञातव्य है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक प्राइमरी होस्ट मनुष्य है। प्रायः प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां यथा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मनुष्य को संक्रमित करते हैं। हालांकि भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स जबकि 30 से 35% मामलों के लिए भी यानी पी फैल्सीपेरस परजीवी उत्तरदायी हैं। सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोष की प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ज्ञातव्य है कि प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुहीन आरबीसी था यकृत। यानी इसमें नोटेड पॉइंट है कि जो इस वायरस का पता लगाया वह सर रोनाल्ड रास ने लगाया है। इनके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्लाज्मोडियम जो है आरबीसी तथा यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु होता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पलस तथा प्लीहा पर पड़ता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन व वंशावृद्धि में सहायक होता है अतः ऐसे स्थानों पर यह रोग अधिकतर होता है। मच्छरों के संहार व उनसे बचाव हेतु घरों में डीडीटी अथवा पायरिथ्रम, नैप्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो मच्छरों के संहार उनसे बचाव हेतु जो प्रयोग किया जाता है वो डीडीटी अथवा पायरिथ्रम, इसके बाद नैप्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी नैप्था और कपूर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में मच्छरों की लार्वा को खाने वाली मछलियां जैसे
गैंबूसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैंबूसिया जो है यह मच्छरों के अलावा खाने वाली मछली है। आदि तथा बत्तख छोड़ने चाहिए। प्राचीन काल से मलेरिया के उपचार हेतु सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का प्रयोग होता रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल से मलेरिया के उपचार हेतु सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि का प्रयोग होता रहा है। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियां यथा एटिब्रिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां आजकल प्रचलित हैं। ये भी औषधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से बचाव हेतु कुनैन, डायराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियां का प्रयोग नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। प्रालेथिन प्रालेथ्रिन एक प्रकार का पायरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विसर्जक यानी मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। पायरेथ्राइड स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक विषाक्त होता है, यानी 2250 गुना अधिक विषाक्त होता है। टॉक्सिस होता है। ज्ञातव्य कि प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष जो है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 अप्रैल को जो होता है वह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और जो पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी 1970 से की गई थी, जबकि 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस और जो आपका है वह भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज संबंधित जो प्रावधान था 73वां संविधान संशोधन 1992 वो लागू किया गया था 24 अप्रैल को। तो यहाँ पर जो है प्रासंगिक चीज़ को देखें तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रासंगिक मुद्दे को। तो यहाँ पर है उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन अप्रैल 2019 में अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैक्सीन बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है काला आजार अर्थात लिस्मैनियासिस रोग। लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। इससे त्वचा तथा आंतरांगों की श्लेष्मिक कलाएं रोगीली हो जाती हैं। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है यानी सैंड फ्लाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सैंड फ्लाई। निद्रा रोग ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोष की प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता था। इसकी वाहक सीसी मक्खी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग के लिए कारक है। ट्रिपेनोसोवा रुधिर सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों में वाह्य कोष की हृदय पेशी जनदो इत्यादि के अंतःकोषीय परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता था, ऊँघता रहता है। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमारो रुग्णता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं। सिस्टोसोमा रुग्णता सिस्टोसोमा नामक पर्णकृमि के कारण होता है, जो मनुष्य अन्य स्तनियों की रुधिरवाहिनियों का परजीवी है। फैसिओला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस इत्यादि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटा या कृमि है। इसके कारण फैसिओलासिस रोग होता है। वर्ष 2003 में लिएंडर पेस को सिर की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत उनमें न्यूरोसिस्टिसरकोसिस अर्थात मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीताकृमि कारण होती है। मानव में इसका संक्रमण प्रायः सुअर के मांस खाने से या फीताकृमि के अंडों की संक्रमित जल के उपयोग से होता है। ध्यान तब है कि फैसिओला सिस्टोसोमा था टीनिया प्लेटी हेलमिंथेज संघ के अंतर्गत आते हैं। संघ निमेटोडा की लगभग 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में होती है था उसे हानि पहुंचाती है। फाइलेरिया को स्लीपर हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फाइलेरिया को जो अन्य नाम है वह स्लीपर हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं। जो शरीर में क्विचरेलिया ब्रैकटाई नामक गोलकृमि निमिटोड के संक्रमण द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है। इसे फैलाने वाला वाहक का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर का जो कार्य है वह मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसे संक्रमित करना है, जिससे पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती, किंतु हाथ पैर जनांग अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी मादा क्यूलेक्स के बारे में अभी जो 68वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, मादा एनफ्लेज और मादा क्यूलेक्स के बीच में अंतर में। तो यहाँ मादा क्यूलेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। बच्चों में प्राय स्कायरिस के संक्रमण से स्कायरिसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो पाता था। उनके शरीर और मानसिक विकास पूरा पड़ता। रोगी की आंत से कृमि को निकालने हेतु चिनोपोडियम का तेल, मिम्बेडाजोल या अल्बेडाजोल, एकोपार आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि स्कायरिस का प्रथम तरुण डिंभक रहमडीटिफार्म लार्वा कहलाता था। इसकी द्वितीय जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनोटेट अंडे कहते हैं, जो मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। इस पर आधारित कुछ पीवाईक्यू को देखते हैं। इसमें मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, इसका आंसर डी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी प्लीहा या तिल्ली मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। इसकी व्याख्या देखें तो इसमें है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोश की प्रोटोजोआ जंतु कारण होता था। इसकी वाहक मादा एनफ्लेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वाहक जो है मादा एनफ्लेज है, मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक औषध या होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है, जिससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण के आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है, इसका आंसर भी है मच्छर। उपयुक्त व्याख्या में हमने देखा कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है और इस कारण से मलेरिया रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका आंसर ए है, मच्छर ही है। यानी ये प्रश्न 1, 2, 3 की व्याख्या एक ही से व्याख्या संबंधित है।
चौथा देखते हैं मलेरिया तथा डेंगू इनमें से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। डी मच्छर प्रजातियां अलग अलग है, ये उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात ज्वर उभयनिष्ठ है, मच्छर की काट उभयनिष्ठ है, मानव प्रजाति के लिए घातक है, ये भी उभयनिष्ठ है, लेकिन इनकी मच्छर की प्रजातियां अलग अलग है। अर्थात मलेरिया की जो मच्छर प्रजाति अलग है, डेंगू के लिए मलेरिया की प्रजाति अलग है। इसको देखते हैं, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिज एल्बो पिक्टस तथा मादा एडिज इजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है। इसके अलावा फील पाँव तथा पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें उस वैज्ञानिक नाम आता है जिसने ये खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इसका आंसर सी है, सर रोनाल्ड रास। इसकी व्याख्या ऊपर हम देख चुके हैं, इसके लिए 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसको देखते हैं, सर रोनाल्ड रास ने पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनफ्लूएंजा मच्छर करती है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। प्लाज्मोडियम लाल रुधाणुओं अर्थात आरबीसी रेड ब्लड सेल्स तथा जीगर कोशिकाओं को अंतर परजीवी जंतु होता है। अगला इसमें देखें तो नेक्स्ट है वंशागति रोग या जेनेटिक रोग। इसमें देखें तो यह है कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान और परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं, जिसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये रोग वंशागति होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। कहते हैं कि ये रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं। आनुवंशिकी के नियम अन्य जंतुओं की भांति मानव पर यथावत लागू होते हैं तथा आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। रंजकहीनता, एल्के प्लोटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, आरएच तत्व आदि वंशगति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीनी व्यतिक्रम जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि मानव के गुणसूत्र संख्या की त्रुटि टीरस ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है यह गुणसूत्रों की संख्या में त्रुटि के कारण होते हैं। फेनिल कीटोन में तथा फेनिल कीटोन्यूरिया एक प्रकार के वंशागतिक रोग है, जिससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेनिल एलानिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाने पर रुधिर में फेनिल एलानिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा फेनिल एलानिन फेलिन पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। मुख्यतः तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलानिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता या मानसिक जड़ता हो जाती है। मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जिन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक सोमैटिक लक्षणों के जिन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं, जिसे लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। अधीर रक्तस्राव या हीमोफीलिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधीर रक्तस्राव हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है, जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी का थकान नहीं जमता है और रुधिर बराबर या लगातार बहता रहता है, जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। यह रोग प्राय पुरुषों में ही होता है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। नोटेड पॉइंट है कि यह रोग जो होता है पुरुषों में होता है और स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। हीमोफीलिया मनुष्यों में एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है। ज्ञातव्य है कि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में एक्स यानी पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है, अर्थात एक एक्स होता है, जबकि स्त्रियों में गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। हीमोफीलिया को रक्त श्रवण रोग भी कहते हैं, यानी ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे शाही रोग यानी हीमोफीलिया को जो है शाही रोग भी कहा जाता है। एल्के प्लोटोन्यूरिया एक वंशागति रोग है, जिसमें होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता तो रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता था, जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो वंशागति रोग है और इसका जो कारण है वह आपका एल्के प्लोटोन्यूरिया नामक एक वंशागति रोग है। और यह जो होता है होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं होता तो रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता था, जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है। पेशी दुष्य पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफाई एक्स गुणसूत्र के संलग्न एक आनुवंशिक रोग है, जो इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावित जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ज्ञातव्य कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वर्णांता ये भी एग्जाम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस को लाल हरा, नोटेड पॉइंट है, लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इसमें जो रोगी को लाल हरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। यह एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है। यह रोग प्राय पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियां भूमिका रोग की जीनी वाहकों यानी इसमें भी जो स्त्रियां हैं वह वाहक के रूप में कार्य करती हैं, जबकि इसमें रोग में जो लक्षण पाए जाते हैं पुरुषों में पाए जाते हैं। पुत्रों को इस रोग के जीन पिता से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है। हालांकि पुत्रियों में ये जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों अर्थात नातियों में पाए जाते हैं। यदि एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांता की संभावना 50%, जबकि पुत्री में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्रियां किसी वर्णांत पुरुष से विवाह करती हैं तो उसके पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना 50% पुत्रियां या तो वर्णांत या वाहक होंगी। थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह, जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन की संश्लेषण क्षमता नहीं होती। यह विशेष रोग दो प्रकार का यथा अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर जो मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या के परिवर्तन का होता है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 अर्थात 2n+1 21 तथा 47 होते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि 23 जोड़े था 46 गुणसूत्र होते हैं और यहाँ एक उससे ज्यादा है।
3 समझात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला था, आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट इसमें है टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ए मोनोसोमिक 44+X होती है। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं। कंडीशन में वर्णांता की वंशागति कैसे होती है। सामान्य महिला XX था, विवाह वर्णांत पुरुष यानी XY से होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो पुरुष में XY ग्रुप में है। इसको देखते हैं तो वर्णांत पुरुष XY है और सामान्य महिला XX है। यहाँ पर जो 4 आपकी कंडीशन दिखाएंगे, इसमें सभी पुत्रियां वाहक यानी सभी पुत्रियों में जो है XY है, जबकि पुरुष जो हैं वह सभी सामान्य हैं। या महिला दूसरी कंडीशन में महिला वाहक यानी X था, विवाह समान पुरुष XY से हो। इस दशा में पुत्र 50% वर्णांत था, 50% सामान्य, पुत्रियां 50% वाहक था, 50% सामान्य होंगी। तीसरी दशा में महिला वाहक यानी X है था, विवाह जो वर्णांत पुरुष यानी XY से हो। इस दशा में भी 50% वर्णांत तथा यानी पुत्र हो 50% वर्णांत होंगे, 50% सामान्य होंगे, पुत्रियां 50% वर्णांत, 50% वाहक का काम करेंगे। चौथी दशा इसमें वर्णांत महिला हो, यानी इसके दोनों ही गुणसूत्र जो है XX कलर ब्लाइंडनेस और विवाह समान पुरुष XY से हो, तो इसमें सभी पुत्र वर्णांत, सभी पुत्रियां वाहक का कार्य करेंगी ऐसी दशा में। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक 44+XXY होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। एल्बिनिज्म को रंजकहीनता भी कहा जाता है। शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम टायरोसिनेज की अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल, आंखों के रंग का अभाव हो जाता है। ज्ञातव्य है कि मेलेनिन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने में मदद करता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से कि बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे SCID यानी SCID सर्व कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। वह वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले क्यूबरेटर जैसी व्यवस्था में उसका उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि SCID को एलिम्फोसाइटोसिस या ग्लेजमान रिनकर सिंड्रोम भी कहते हैं। PYQ देखें तो उनके में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। इसका ए रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, शेष है। रंजकहीनता भी आनुवंशिक है, हेमोफीलिया भी आपका आनुवंशिक है, वर्णांता भी आनुवंशिक है, जबकि रतौंधी जो विटामिन ए के कारण होने वाला रोग है। रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहता है। अधिक रक्तस्राव या हेमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस एक X लिंग संलग्न वंशागति रोग है। रतौंधी विटामिन ए कमी से होने वाला रोग है। रोगों से संबंधित आखिरी जो टॉपिक इसमें है हीनताजन्य या असंक्रामक व अन्य रोग को देखते हैं। इसमें है मानव पशुओं या पौधों में संक्रमण, आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण प्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग या डिजीज कहते हैं। डिजीज जैसा कि वीडियो के फर्स्ट टॉपिक में हम देख चुके हैं कि डिजीज जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। डिस प्लस ईज है, इज मीन्स आसान, और डिस उल्टा यानी जो आसान नहीं है वो डिजीज है यानी असहज है, व्याधि या रोग है, अर्थात जो रुकावट उत्पन्न करे वह रोग है। तो डिजीज को हम पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ पर उससे संबंधित जो जानकारी वो हमने देखा कि मानव पशुओं या पौधों में संक्रमण, आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण प्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग या डिजीज कहते हैं। जबकि खनिजों, विटामिनों अथवा आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त आहार के अभाव में उत्पन्न रोग हीनताजन्य या अभावजन्य रोग डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा शरीर की संरचना व कार्य को प्रभावित करते हैं। ज्ञातव्य कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी BP, कैंसर इत्यादि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः शरीर की कोशिकाओं सने क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण होती है। यह एक अत्यंत घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में ही रहती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। यहाँ तक कैंसर पहले स्टेज का है, फिर यह कोशिका अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती है, तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती है। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती हैं। यह कैंसर का तीसरा स्टेज है। इसे ही मेटास्टेटिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेटिस जो है कैंसर का तीसरा स्टेज होता है। ओकोजिन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रास सर्कोमा वायरस नाम दिया गया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ये एग्जाम दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसके इलाज में प्रायः रेडियो फास्फोरस यानी P32 वेरी इंपॉर्टेंट है पीढ़ी दृष्टि से, तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उल्लेखनीय है कि कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो गामा किरण उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी और कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी है। कहता है कि गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। गोल्ड 198 वेरी इंपॉर्टेंट है।
विभिन्न प्रकार के कैंसर यथा गुर्दे अमृत कैंसर आदि के उपचार हेतु इंटरफेरॉन अल्फा 2A का उपयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इंटरफेरॉन शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरॉन अल्फा 2A। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। नोटेड पॉइंट है, जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से समान स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। घातक ड्राप्सी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में अर्जिमोल तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है। कहता है कि ड्राप्सी रोग में शरीर के मृदु ऊतकों सॉफ्ट टिश्यूज के अतिरिक्त जल संचयन के कारण सूजन हो जाती है। एंथोफोबिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथास तथा फोबस से हुई है, जिससे पुष्पों विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। वातोन्माद अथवा हिस्टीरिया नामक रोग सामान्य उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं। यह तंत्रिकातंत्र संबंधी रोग जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी, एम्ब्रियोसिस के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। सिलिकासिस फेफड़े संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से रोग होता है। आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी, कालर जैसी दिखने लगती है। समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइड साल्ट, आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि आयोडीन की कमी शरीर में गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी, कालर जैसी दिखने लगती है। समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइड साल्ट, आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट देखो तो इसमें बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन या विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल को सेवन करना चाहिए, अन्यथा विटामिन B की कमी हो जाता है, थायमिन की कमी हो जाएगी, जिससे बेरी रोग होगा जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला व्याधि है। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन खाने संबंधी मनोविकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। अर्थात बुलिमिया नर्वोसा एक भोजन संबंधित मनोविकार है। इटाई रोग कैंडियम के दीर्घकालीन विषाक्त से होता है। चौथा में जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैंडियम के विमोचन से यह रोग फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इटाई रोग कैंडियम कारण होता है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसको कहते हैं मिथेमोग्लोबिनेमिया, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता कारण जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने के परिणामस्वरूप होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मिथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। मूत्र यूरिन में समांतर, नोटेड पॉइंट है कि मूत्र या यूरिन में समांतर 95% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया तथा उच्च मात्रा में यूरिक अम्ल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थ के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नोटेड पॉइंट है, यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। इसमें देखें प्रमुख हीनता जन्य रोग में रोग है कारण एनीमिया या रक्त छींटका इसको कहते हैं। इसके जो रोग का कारण है लौह की कमी या लोहे की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण जो होता है एनीमिया होता है। स्कर्वी विटामिन सी कमी के कारण होता है। ग्लाइटर या घेघा जो होता है आयरन कमी के कारण होता है। मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण, प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव के कारण होता है। क्वाशरकोर जो होता है, क्वाशियोर जो होता है प्रोटीन की अल्पता कारण होता है। ये बच्चों में होने वाला है। मैरेस्मस भी ज्यादातर बच्चों में होता है। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी कमी कारण होता है। मवेशियों का मैग काउ रोग प्रायांस नामक प्रोटीन कारण होता है। मधुमेह जो इंसुलिन कमी कारण होता है। और जीरोथैल्मिया जो होता है विटामिन ए कमी के कारण होने वाला रोग है। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार या विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर या संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति कारण होता है। ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होती है। इसको सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रोइंसफ्लाजेनरेट थेरेपी यानी ईईजी द्वारा मस्तिष्क की विभिन्न बीमारी जैसे मिर्गी यानी ईईजी द्वारा जो होता है मस्तिष्क की विभिन्न बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, उन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी कहा जाता है। ईईजी जो संबंधित है यह मस्तिष्क के उपचार संबंधित है। एल्जाइमर को देखें। एल्जाइमर जो है नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। एल्जाइमर में जो मानव का जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः रोग मनुष्य में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर ए लुइस एल्जाइमर ने पहचाना था। यह रोग 2 प्रकार का होता है। इसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होता है। उल्लेखनीय है कि बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन एल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। नोटेड पॉइंट है, यह जो प्रोटीन है इसी कारण एल्जाइमर होता है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया या अग्रहणता या गंध अग्रहणता मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। मिनीमाता रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनीमाता रोग पारे की विषाक्तता का कारण होता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है।
नर्वस सिस्टम पड़ता है। ज्ञातव्य कि ये रोग सर्वप्रथम जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा संबंधित मछलियों खाने से हुआ, इसलिए इसे मिनीमाता व्याधि की संज्ञा दी गई। उल्लेखनीय कि इस रोग के कारण शरीर के अंग और था जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मस्तिष्क मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। ल्यूकोस्किन ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि, इसे हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा सफेद दाग एक त्वचा रोग है। ल्यूकोडर्मा जो है एक सफेद दाग त्वचा रोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया देखते हैं, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया, इसको देखते हैं। तो मायोपिया जो है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को जो कहते हैं वो निकट दृष्टि दोष, आंखों में होने वाली एक व्याधि। इसमें पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर जाती है। निकट दृष्टि दोष का यही कारण होता है कि इसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसे अवतल लेंस में प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, यानी दूर दृष्टि से जो होता है वो हाइपर मेट्रोपिया होता है, जबकि निकट दृष्टि जो होता है मायोपिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तुएं धुंधली अस्पष्ट नजर आती हैं, इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट देखें इसमें, तो अबिंदुकता से प्रभावित व्यक्ति की दृष्टि में कमी आ जाती है और यह ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है, और इस समस्या से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय कि मोतियाबिंदु रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है, यानी मोतियाबिंदु जो होता है आंख में, मोतियाबिंदु जो है रोग आंख के लेंस में अपारदर्शी होने पर होता है, जिससे व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित होती है, जिसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस की हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। स्लीप एपनीमिया देखें, स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद के लिए बाधित रहता है। इससे प्रभावित व्यक्ति नींद में खराटे लेता है, पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग देखते हैं, तो मधुमेह या डायबिटीज एक खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैला। यह बीमारी अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव कम होने के कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी जो अग्नाशय की है, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं यानी बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन प्रभाव का जो कम हो जाता है, यानी बीटा सेल्स में इंसुलिन प्रभाव बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रभाव कम होने से यह रोग होता है मधुमेह या डायबिटीज। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 14 नवंबर जो भारत में बाल दिवस से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है। इस दिवस को बाल दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। यह नोटेड पॉइंट है। और अभी हाल ही में जो आपका है 15 नवंबर को शहीद दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। यह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यह शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ प्रासंगिक मुद्दे उस पर देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यानी मधुमेह में वृद्धि हो रही वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया था। 14 नवंबर का दिन चयनित किया। मेथी एक आवृत्त बीजी पादप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेथी एक आवृत्त बीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। करी का पौधा भारत का देशज, इसका पत्ता अर्थात करी पत्ता मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। वर्ष 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिकों बेंटिन था वेस्ट ने मैक्यूलोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए बेंटिन था मैक्यूलोड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। धातु के इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से था, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है इम्फाइसीमा, एक प्रकार का क्रानिक प्रतिरोधी फुसफुसी रोग यानी COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। हृदयघात या हार्ट अटैक में तंतु ऊतक फाइब्रस टिश्यू से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल अन्य लिपिड पदार्थों के जमा होने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता था, उससे वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य कि स्प्रिन का प्रयोग हृदयघात में उपयोगी है। उल्लेखनीय कि स्प्रिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है, जो कि अक्सर दर्द निवारक, ज्वरनाशक तथा शोध निरोधी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अगली महत्वपूर्ण बीमारी देखें तो इसमें ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला, छालों और लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में बड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाता है। इसमें मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, इसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी मुख्यतः तंबाकू युक्त गुटखा चबाने व खाने के कारण होती है। नेक्स्ट है पीलिया, जिसका जॉन्डिस नाम जाना जाता है। एक घातक रोग है जिसमें मुख्यतः यकृत प्रभावित होते हैं। पीलिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है यकृत है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर में बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, तब पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं तथा मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। ज्ञातव्य कि पीलिया संक्रामक रोग नहीं है। इस पर आधारित कुछ PYQ देखें तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी अर्थराइटिस निम्नलिखित में किसी कारण होता है। इसका आंसर बी है, यानी यूरिक अम्ल के जमाव कारण होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दों से मूत्र कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें दूसरा है मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रापसी का कारण केंद्र कौन सा नहीं हो सकता, जैसा कि भारत में हुआ है।
इसका आंसर सी है, धान की भूसी का तेल मिलावट। अर्थात इसकी व्याख्या देखें तो घातक ड्रापसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में अर्जिमोल तेल का मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश, उबला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका प्रमुख कारण नहीं है। तो इस तरह से यह PYQ बेस्ड यानी अब तक जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित यह एक रोग और उसके उपचार संबंधित टॉपिक रही, और इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट के रूप में इसी टॉपिक को कवर किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।